तंत्र में हैबरमास ने क्या कहा है? पहला पॉइंट, पहला लिख लीजिए। हैबरमास नव मार्क्सवादी विचारक हैं। हैबरमास इज अ न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर। हैबरमास नव मार्क्सवादी विचारक हैं। जिन्होंने उदारवादी लोकतंत्र की अनेक विसंगतियों को उजागर किया। He pointed out the various drawbacks of the liberal democracy. उदारवादी लोकतंत्र की अनेक विसंगतियों को उजागर किया, जिसमें पहला, लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित हो गया है। डेमोक्रेसी is only limited up to the voting. लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित हो गया है, जबकि समाज में विद्यमान परिचर्चा, संचार और संवाद समाप्त हो गए हैं। Deliberation, communication and dialogue came to an end in societies. तो समाज में परिचर्चा नहीं रही, संवाद नहीं रही, संचार नहीं रहा। तो सवाल है, व्हाट इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी? पहले संवाद परिचर्चा आया या पहले मतदान आया? बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो डेमोक्रेसी का एसेंस था आवाज विकास। डेमोक्रेसी का जो मूल पार्ट क्या है? संवाद, परिचर्चा, डायलॉग, डिलिबरेशन। डायलॉग डिलिबरेशन का मतलब होता है कि डेमोक्रेसी का मूल पार्ट है कि अल्टीमेटली ट्रूथ प्रिवेल्स। अंत में सत्य की विजय होनी चाहिए। और आखिर में सत्य की पहचान कैसे होगी? चर्चा से, संवाद से। तो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। दैट इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब वो लोकतंत्र में नहीं हो रहा है। केवल क्या हो रही है? वोटिंग। तो आप पूछें क्या उन्होंने वोटिंग को समाप्त करने की बात की? उसका उत्तर है नहीं। लेकिन लोकतंत्र का एसेंस है कि भाई संवाद हो किसी मुद्दे पर, जो सामाजिक सरोकार का मुद्दा है, कोई लॉ है, फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका में आप देखेंगे, अमेरिका में संवाद जनता कहाँ करती है? अब तो ऐसा लगता है सब कुछ सरकार निर्णय ले लेगी और मतदाता व्यक्ति की भूमिका कहाँ पे बन गई? केवल मतदाता। तो बल्कि कहा भी गया है कि जब डेमोक्रेसी पहले आई थी तो लोगों को मतदान नहीं था। डेमोक्रेसी जब पहले आई थी तो मतदान कुछ ही लोगों को था, लेकिन डिलिबरेशन और डिस्कशन पे ज्यादा बल था। और मतदान का खेल क्या है? बहुमत हो गया है। अब जो बहुमत पा गया उसकी विचारधारा सही थी, मैनिफेस्टो सही था, इट डजंट मैटर। मैनिफेस्टो का मतलब नहीं है कौन व्यक्ति किस विचारों के लिए खड़ा है, इसका महत्व नहीं है। महत्व इसी बात का है किसे मतों की ज्यादा संख्या मिल जाती है। अगर मतों की ज्यादा संख्या में मिलना लोकतंत्र है
तो हैबरमास ने कहा नो, दिस इज नॉट ए डेमोक्रेसी। क्यों? अगला पॉइंट। उनके अनुसार मत केंद्रित लोकतंत्र में, उनके अनुसार मत केंद्रित लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के विचारों का महत्व ही समाप्त हो जाता है। द ओपिनियन एंड आइडियाज ऑफ माइनॉरिटीज become irrelevant in a vote-centric democracy. In a vote-centric democracy, मत केंद्रित लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों की राय का कोई मतलब नहीं होता। तो वोट डेमोक्रेसी इसका मतलब है। और उन्होंने क्या किया, जो हम कल की टर्म में स्पेक्टेटर, ये बताइए हम लोकतंत्र में भागीदारी के लिए गए हुए हैं या स्टेडियम में मैच देखने के लिए? अब स्टेडियम में मैच देखने का मतलब है हमें काम क्या है? केवल ताली बजाना। हमारा काम क्या है? नेता की प्रशंसा करना या एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। व्हाट इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी? एक्टिवली पार्टिसिपेशन या वोटिंग? अब हम क्या बन गए हैं? वोटर। इसका मतलब हमें 5 साल एक बार निकलेंगे, वोट दे देंगे, उसके बाद वट एवर गवर्नमेंट वांट्स इट दे विल डू इट। तो मतदाता की भूमिका क्या? वी आर मेयरली सिटिंग इन द स्टेडियम ऑफ अ क्रिकेट मैच। उसमें कब डकवर्थ लुईस लग जाएगा, कब खेल बंद हो जाएगा, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। और हम स्टेडियम में कूदने का प्रयास करेंगे, लठ मार के भगा दिए जाएंगे। अब बताइए ये डेमोक्रेसी है? और सच पूछिए, वैसे तो इधर हो गया, खिलाड़ी उधर नॉर्थ ब्लॉक में साउथ ब्लॉक में बैठ के खेल रहे हैं, जो मर्जी वो पॉलिसी बना देंगे। प्राइवेटाइजेशन आ गया, लिबरलाइजेशन आ गया, हमसे पूछा गया? एजुकेशन पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, चर्चा की गई? चर्चा की गई? नहीं की गई। इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा होना चाहिए, हमसे पूछा गया? किसका लोकतंत्र? लोक का मतलब मेरा तंत्र है, तो जो नीतियां बन रही है, आई मैं पार्टिसिपेंट, मैं सहभागी करने वाला व्यक्ति हूं या मैं ऐसे बैठा रहूंगा? बताइए मैं क्या करूं? ताली बजाऊं? ताऊ ने क्या बोला दोस्तों? और अभी तो ये परंपरा हो गई है, हमारे यहाँ डिलिब्रेशन एंटी डिफेक्शन एक्ट आ गया है, और पहली बार हमने पार्लियामेंट में देखा कि सारे सांसद मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। तो बोले ये डेमोक्रेसी है दोस्तों? डेमोक्रेसी का मतलब है, डिलिब्रेशन डायलॉग का मतलब क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी, सोशल पॉलिसी क्या होगी। अच्छा बताइए, इकोनॉमिक बेस पे रिजर्वेशन होना चाहिए, लोगों से पूछा गया? नहीं। कानून ऐसा होना चाहिए, पूछा गया? नहीं। क्यों भाई? आपने मतदान किया है, बाकी काम हम करेंगे। डिलिब्रेशन, डायलॉग, डिस्कशन। और याद रखिए, डिलिब्रेशन, डायलॉग और डिस्कशन कहाँ? टीवी चैनल पे नहीं, वहां तो सब सेटिंग होती है, ठोको ताली, क्या कहना है, क्या पूछना है। डिलिब्रेशन, डायलॉग फोन से आजकल जियो ने मुफ्त कर दिया है दोस्तों, पढ़ाना मुश्किल हो गया है। जियो ने जो मुफ्त डेटा कर दिया है, उससे पढ़ाना मुश्किल हो गया। लोग रात रात भर डेटा में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और कल तो मैं क्लास ले रहा था, बच्चे देखते मैच देख रहे हैं, हमने कहा देखो ही है। तो डिस्कशन कैसा होना चाहिए? कल मैं क्लास में पढ़ा रहा था, बच्चे मानिए, बच्चे मैच देख रहे हैं। अब ऐसी डेमोक्रेसी नहीं। यानी डायलॉग कहां पे होना चाहिए? टेलीविजन में? नो। फोन से? नो। आमने सामने। आप कुछ बोलिए। इसलिए लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? डिलिब्रेशन, डायलॉग, कम्युनिकेशन। हर मुद्दे पे आपस में जनता बातचीत करे। तो ये देखिए, ये होना है, इस पे आपकी राय क्या है, इनकी राय क्या है। और बहुमत की राय देखी जाएगी, हर व्यक्ति की राय? हर व्यक्ति।
opinion of each and every one is equally important. We can't take the decision by majority. Majority ने कह दिया चुनाव हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया. हैबरमास ने कहा ऐसा नहीं है. इसी में लाइन लिख लीजिए. उनके अनुसार मतदाता दर्शक की भांति बन गया है. वोटर इज बिहेविंग लाइक स्पेक्टेटर. दर्शक अंडरलाइन, स्पेक्टेटर अंडरलाइन. मतदाता दर्शक की भांति बन गया है. और अगला, अभी बात आप जानते हैं, बिकॉज ही इज अ मार्क्सिस्ट, ऑटोमेटिकली ही विल अटैक ओवर द कैपिटलिज्म सूनर और लेटर. तो मार्क्सवादी है, पूंजीवाद पे उसका हमला होगा ही. तो उनसे पूछा गया कि पूंजीवाद ने क्या नुकसान कर दिया. उनका पूंजीवाद ने बेड़ा गर्क कर रखा है. भाई कैपिटलिज्म इज हार्मिंग द डेमोक्रेसी. एक बात याद रखिए, पश्चिमी देशों में लोकतंत्र की समस्याएं अलग आई, हमारे यहाँ लोकतंत्र की समस्या अलग है. हमारे यहाँ लोकतंत्र की समस्या क्या है? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब राजनीतिक अपराधीकरण. ये हमारे यहाँ समस्या है. हमारे यहाँ समस्या क्या है? लैक ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. हमारे यहाँ समस्या क्या है? चुनाव में होने वाला वायलेंस. हमारे यहाँ समस्या क्या है? मनी पावर, मसल पावर. ये वेस्ट में नहीं है. वेस्ट में ये सब चीजें दूर हो गई हैं. वहां प्रॉब्लम क्या है? अगला, उन्होंने कहा कि पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव से इट इज ड्यू टू द राइजिंग इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म. पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव से इट इज ड्यू टू राइजिंग इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म. पब्लिक स्फीयर इज श्रिंकिंग. सार्वजनिक क्षेत्र समाप्त हो गया या संकुचित हो गया. पब्लिक स्फीयर इज श्रिंकिंग और इज अबाउट टू रेड्यूस्ड. सार्वजनिक क्षेत्र समाप्त हो गया या संकुचित हो गया. तो सार्वजनिक क्षेत्र समाप्त. अच्छा, पब्लिक स्फीयर का मतलब क्या है? पब्लिक स्फीयर का मतलब है वेयर सिविल सोसाइटी स्पीक्स, जहां नागरिक समाज अपनी बात कह सके. दैट इज ए पब्लिक स्फीयर. जहां नागरिक समाज अपनी बात कर सके, दैट इज पब्लिक स्फीयर. तो पब्लिक स्फीयर क्या है? यूनिवर्सिटी. व्हाट इज ए पब्लिक स्फीयर? का पहले कॉफी हाउस हुआ करते थे. दैट इज ए पब्लिक स्फीयर. पब्लिक स्फीयर का मतलब होता है जहां पे जर्नलिस्ट बैठे हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया. दैट इज ए पब्लिक स्फीयर. अब सवाल है कि पूंजीवाद ने तो ऐसा पब्लिक स्फीयर छोड़ा ही नहीं. अच्छा, पूंजीवाद ने व्यक्ति को कैसा बना दिया? अब लोकतंत्र में पूंजीवाद ने व्यक्ति को ऐसा बना दिया कंज्यूमर. याद रखिए, पूंजीवाद ने व्यक्ति को बना दिया कंज्यूमर और विज्ञान को प्रभावी बनाते हुए ये सवाल कह दिया. एक बार याद रखिए, लोकतंत्र के लिए साइंस पूंजीवाद कैसे प्रॉब्लम हो सकता है वो तो शायद हमने कई बार बताया, वो आप समझ गए होंगे. कैपिटलिज्म इज हार्मफुल फॉर द डेमोक्रेसी. लेकिन मार्क्स ने कहा था पूंजीवाद लोकतंत्र के लिए खतरनाक है क्योंकि पूंजीवाद समाज को क्लास में डिवाइड करता है. हैबरमास ने कहा पूंजीवाद लोकतंत्र के लिए खराब है क्योंकि क्लास डिवीजन का मतलब नहीं है, व्यक्ति का स्वभाव ही बदल देता है. कैपिटलिज्म क्रिएट अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ओवर ह्यूमन बीइंग. और व्यक्ति का इसने स्वभाव कैसे बदल दिया? क्योंकि व्यक्ति को क्या चाहिए? नाउ इंडिविजुअल बिकम्स लाइक अ कंज्यूमर. और व्यक्ति क्या बन गया है? उपभोक्ता. उसे सामान चाहिए, कपड़े चाहिए, गहने चाहिए, अच्छी कार चाहिए. आजादी की तो उसे मांग ही नहीं ना, आजादी की उसे चिंता है. हमें आजादी नहीं चाहिए. इसलिए बताइए, पूंजीवाद लोकतंत्र को नुकसान करता है, उसका हैबरमास ने कारण बताया, बिकॉज ही इज न्यू मार्क्सिस्ट. और जिस यूरोप और अमेरिका में रहते हैं वहां गरीबी जैसी चीज रही नहीं, बिकॉज ही इज स्पीकिंग 1970s इन यूरोप एंड अमेरिका. तो अमेरिका यूरोप में कोई 1970 दशक में अगर कोई बात कर रहा है तो
मजदूर वहां रहे नहीं, जो मजदूर थे उनको भी सब सुविधाएं मिल गई, जॉब से लेके कार तक, ये तो सारी सुविधाएं मजदूरों को मिल गई। लेकिन पूंजीवादी ने सबसे बड़ा नुकसान क्या किया? पहला क्या बना दिया? व्यक्ति को उपभोक्ता बना दिया। तो उपभोक्ता का मतलब है मैं रोटी कपड़ा मकान से मतलब है, मैं बड़ी कार चाहिए, बाकी हमारे जीवन में कोई पर्पज है ही नहीं। बोलना विचार करना, हमें बोलना विचार करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। अब बात देखिए दूसरी, क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा सकता है? हाउ इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन इम्पैक्ट द डेमोक्रेसी, ये कैसे हो सकता है? एक बात आप याद रखिए, साइंस हर चीज का निश्चित समाधान देने की गारंटी करता है। और साइंटिफिक पर्सन नेबर प्रमोट्स डिबेट एंड डायलॉग। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर कहे आप ऐसी समस्या है, मैं आपकी मेडिसिन दूंगा, मैं आपकी सर्जरी करूंगा। तो कहना ना सर, पहले मुझे इसमें कम्युनिकेशन डिस्कशन डायलॉग करना है कि आपके सर्जरी करने का तरीका क्या है, इसके फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, अब तक आपने कितने लोगों की सर्जरी की। डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो? मैं क्या, मैं डॉक्टर हूं नहीं, मैं उससे सीखना चाहता हूं। भगाएगा या बैठाएगा? एक बात याद रखिए, हु सोएवर इज क्लेमिंग द एक्सपर्टीज, जो भी विशेषज्ञता का दावा करता है, जो भी ये कहता है कि मैं ही पूर्ण जानता हूं, वो कभी आपकी बात सुनेगा ही नहीं। और साइंस ने यही सिखाया। साइंस में तो यूनिवर्सल लॉ होते हैं। अब एम्स के किसी डॉक्टर के पास जाइए कि ना सर, आपके ट्रीटमेंट का तरीका थोड़ा मुझे इसमें संवाद करना है। संवाद करेगा आपसे? अच्छा, डॉक्टर के सामने आप जब जाते हैं तो आप बोलते हैं, वो बोलता है? वही बोलेगा। और बस आप क्या करेंगे? यस नो यस, और पेपर पे लिख देगा। अरे भाई, दवाई हमारी हो रही है। आपको लगता नहीं जैसे डॉक्टर व्यवहार करता है वैसे आईएएस अधिकारी और सारे ब्यूरोक्रेट और नेता व्यवहार करते हैं? शासन हमारा, शक्ति हमारी, संपत्ति हमारी, मालिक कौन बन बैठा? राजनेता। और राजनेता ये अधिकारी हमसे कुछ भी नहीं पूछता कि भाई ये बताओ जो आपको सुविधा क्या चाहिए, कैसे दिए जाए, वो बताएगा। यानी बात याद रखिए, साइंस क्लेम दैट कि हर समस्या का हमारे पास वैज्ञानिक समाधान है। कॉल पापड़ ने इसी का नाम दिया था पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग। साइंस क्या दावा करता है? अच्छा, इंजीनियर क्या करेगा? आपका मोबाइल खराब हो जाए तो आप मोबाइल को अगर किसी शॉप पे ले जाएंगे तो मोबाइल वाला क्या कहे, इधर आओ, इसमें एक पार्ट हटाओ एक पार्ट लगाओ। दैट इज इंजीनियरिंग। किसी मशीन को सही करना क्या है इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग क्या होता है? खराब पार्ट हटाते हैं, अच्छा पार्ट लगा देते हैं। वी आर रिप्लेसिंग द गुड पार्ट इंस्टीड ऑफ बैड वन। दैट इज ऑल अबाउट इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी। तो समाज की अभियांत्रिकी कैसी है? समाज में भी कुछ पार्ट खराब हो गए हैं। वो पार्ट कौन से हैं? गरीबी है, बीमारी है, इसको हम रिप्लेस करेंगे। आप समस्या बताइए। आप कहेंगे हेल्थ, हम कहेंगे आयुष्मान भारत, हो गया। आप कहेंगे शिक्षा, हम कहेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट। समस्या बताइए, समाधान। अब इसमें चर्चा की आवश्यकता कहाँ है? चर्चा की आवश्यकता कहाँ है? इसलिए क्या आपको नहीं लगता अगर कभी इससे आपको पूछ दिया जाए कि विज्ञान और तकनीक से मानवता की भलाई हुई या मानवता की बर्बादी आई? विज्ञान तकनीक ने मानव से सृजनात्मक क्षमता छीन ली, कल्पनाशीलता छीन ली। मानव रोबोट की तरह व्यवहार करता है। हमें बता दिया देखो भाई, अच्छे आदमी होने की यही पहचान है, ऐसे मुस्कुराना है, ऐसे कपड़ा पहनना है, ऐसे बैठना है, ये अच्छे आदमी की पहचान है। साइंस का व्यवहार है या मानव का व्यवहार है? मानवीय व्यवहार का मतलब अनप्रिडिक्टेबल। आप कुछ हर पल ऐसा करिए जो कोई गेस न कर पाए, देन यूर ह्यूमन बीइंग। अगर आपकी हर बात गेस कर ली जाए कि आप मुझे 9 बजे यहां मिलेंगे, 11 बजे वहां मिलेंगे, अब रोबोट है या मानव है? विज्ञान ने हमें क्या बना दिया? और रोबोट के लिए डिस्कशन आवश्यकता है। डिस्कशन कौन करेगा, मानव या रोबोट?
discussion, dialogue, deliberation, communication is not required for robot science. अब आप कहीं मैं फैन के साथ डिस्कशन करूंगा, कर लीजिए, वो ऑन शुरू। अब बताइए, हैबरमास ने यही बात कही, हैबरमास ने यही बात कही, यानी आधुनिक पूंजीवाद ने क्या सिखा दिया, समस्या का समाधान मेरे पास है। हैबरमास ने कहा तुम ही समस्या हो। अब ये कौन बताए? हैबरमास कहता है कि भाई हम, पूंजीवाद ने ये दावा पैदा कर दिया, पूंजीवाद ने अपने किस्म के साइंटिस्ट को पैदा कर दिया और ये पैदा कर दिया कि वी कैन रिजॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। हैबरमास ने कहा प्रॉब्लम तो तुम ही हो यार, पहले तुम हटो। अब बताइए, समाज की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, तो वैचारिक या वैज्ञानिक? अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप कहते हैं सर ये प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी, ये आपकी शरीर की समस्या का वैज्ञानिक समाधान है। वैचारिक समाधान क्या है? ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने पूछा कब सोते हो, क्या खाते हो, क्या देखते हो, कब उठते हो, डॉक्टर के पहले वे ऑफ लाइफ ठीक करो, आइडियोलॉजिकल सोल्यूशन, आइडियोलॉजिकल। अब बताइए, समस्या, समाज की समस्या का समाधान कैसा है, वैज्ञानिक या वैचारिक? हैबरमास कहते हैं समाधान तो वैचारिक है, लेकिन ये पूंजीपति कह रहे हैं वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। अब बताइए, जब सब कुछ विज्ञान ही है तो लोकतंत्र का तो मर्म ही खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र का एसेंस क्या है? डिस्कशन, डायलॉग एंड डिलिबरेशन। लोकतंत्र गया, गया कैसे गया? और आप याद रखिए, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप है कि लोकतंत्र चलाने के लिए आपको वोट केंद्र भी जाने की आवश्यकता नहीं है। कई देशों ने तो लैपटॉप ला दिया है, लैपटॉप पे आप जाके वोट कास्ट कर दीजिए, वोटिंग हो गई। आपको वोट पे जाने के, मत केंद्र पे जाने की आवश्यकता नहीं है, वोट पड़ जाएगा। लोकतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है। तो ठीक रहो यार इसमें। कल भी हमने दिवस से कहा थी, तो काम ही नहीं कर रहे थे, तो क्या करें? फैन नहीं चला, वो भी सब नहीं काम कर रहे हैं। क्या लिखा आपने? अब देखिए, वैज्ञानिक आ गया समाधान, ये वैज्ञानिक समाधान है। अब देखिए, पर्यावरण की समस्या का वैज्ञानिक समाधान क्या है? CO2 गैस को कम कर देना। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वैज्ञानिक समाधान है। पर्यावरण की समस्या का वैचारिक समाधान क्या है? वैचारिक समाधान क्या है? उपभोक्तावादी जीवन शैली को परिवर्तित करना। फिर से अगला पॉइंट, हैबरमास ने कहा, हैबरमास ने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवादी व्यवस्था में विचार विमर्श और सार्वजनिक क्षेत्र पर, विचार विमर्श और सार्वजनिक क्षेत्र पर पूंजीवादी व्यवस्था में विचार विमर्श और सार्वजनिक क्षेत्र पर पूंजीवादी मीडिया का नियंत्रण हो गया है। मीडिया अंडरलाइन, पूंजीवादी मीडिया ब्रैकेट में इंडस्ट्री कल्चर, पूंजीवादी मीडिया का नियंत्रण हो गया ब्रैकेट में इंडस्ट्री कल्चर। अब एक खास बात देखेंगे, देखिए, एक होती कल्चर, दूसरी होती इंडस्ट्री कल्चर।
When Habermas said that in this age of capitalism, public sphere as well as media is controlled by the corporate houses. Therefore, each and every deliberation favors the media, corporate houses, not for the people. तो deliberation किस में हो रहा है? मीडिया में. और एक खास बात देखेंगे, एक होता है कल्चर, दूसरा होता है इंडस्ट्री कल्चर. कल्चर इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. हमारा खान पान क्या है, पहनावा क्या है, दैट इज कल्चर. और इंडस्ट्री कल्चर क्या है? अब इंडस्ट्री कल्चर क्या है? रेड एंड टेलर का सूट पहनना इंडस्ट्री कल्चर है. एक विशेष किस्म का डीओ लगा के आएंगे तभी अच्छे मानव दिखेंगे. हेयर स्टाइल का एक विशेष प्रारूप होना चाहिए. अगर अच्छा लेडी दिखना है तो, अच्छी लेडी दिखना है तो. मतलब अच्छा, अगर चश्मे का एक विशेष फ्रेम होना चाहिए, मतलब वो क्रिजाल का हो, तभी आप गुड मैन दिखेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं दिखेंगे. और आपको लगता है इसे इंडस्ट्री कल्चर क्या है? इंडिया इज ओनली कंट्री जहां पे मेल भी क्रीम लगाते हैं अपने आप को गोरा बनाने के लिए. इंडस्ट्री कल्चर. एक बात याद रखिए, तो हमारा पहनावा था, खान पान था, संवाद की शैली थी, वो हमने भूल गए. पूंजीवाद ने क्या पैदा कर दिया? एक आर्टिफिशियल कल्चर, इंडस्ट्री कल्चर. और इंडस्ट्री कल्चर क्या है? अगर बेबी को मोटा करवाना है तो कौन सा? जॉनसन एंड जॉनसन. अरे पहले बच्चे गांव में पैदा होते थे, तगड़े होते थे, कौन सा जॉनसन जॉनसन लगता था? इंडस्ट्री कल्चर. जॉनसन एंड जॉनसन जब पाउडर लगेगा तभी बच्चा मोटा दिखेगा. तो सब लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं. हॉर्लिक्स पी के आदमी लंबा होता है, गाय का दूध पी के. पी लो हॉर्लिक्स. इसलिए अब इंडस्ट्री कल्चर क्या है? अगर सर उठाना है पेप्सी पीना पड़ेगा. बिना पेप्सी पिए सर नहीं उठ, सर ऐसे हो जाएगा. क्या करना पड़ेगा? पेप्सी पीना पड़ेगा. और अच्छे मैन दिखना है, अच्छे ह्यूमन बीइंग दिखना है तो घर में सोनी टेलीविजन, ब्रांडेड चीजें होनी चाहिए. कपड़ा होना चाहिए, जूता होना चाहिए, वाहन होना चाहिए. इंडस्ट्री कल्चर. यानी खास बात है, संवाद रहा नहीं, कम्युनिकेशन रहा नहीं, और पूंजीवाद ने आपको अपनी दिशा में मोड़ दिया. और इंडस्ट्री कल्चर ने क्या बना दिया? कंज्यूमरिस्ट मैन, कंज्यूमरिस्ट ह्यूमन बीइंग. और एक बात याद रखिए, उपभोक्ता को समाज दुनिया की चिंता नहीं होती. उपभोक्ता को नहीं होती, मानव को तो होती है. लेकिन हम क्या बन गए दोस्तों? मानव से क्या बन गए? मानव से कंज्यूमर बन गए. वी हैव चेंज आवर सेल्फ फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू कंज्यूमर. मानव से उपभोक्ता बन गए या मानव से पशु बन गए. पशु उपभोक्ता होता है, पशु केवल उपभोक्ता होता है. बाकी अच्छा, किसी पशु ने कोई कविता विता तक लिखी, कोई आविष्कार किया हो? मैं बताया, बफलो ने कोई आविष्कार कर लिया हो तो? और याद रखिए, पूंजीवाद ने दोस्तों में इतना नीचे गिरा दिया. और इससे क्या हुआ? रीफ्यूडलाइजेशन ऑफ पब्लिक कल्चर. पूंजीवाद ने सामंतवाद को नए रूप में जीवित कर दिया. और सामंतवाद क्या है? आपने 3 इडियट्स आपने देखी है, जिसके पास अच्छा आजकल लोग, अच्छा क्या पूंजीवाद इंडस्ट्री कल्चर क्या पैदा करता है? मोबाइल के आने के बाद घड़ी का रिवाज खत्म हो गया, लोगों ने वॉच पहननी छोड़ दी. अब एक ऐसा माहौल बनाया गया, यानी नहीं, अब पता नहीं कौन कौन सी कंपनी की वॉच आने लगी. बड़ी सी वॉच होनी चाहिए, आधा किलो के पहने लगे के, मतलब कि उसमें 2-3 देशों का टाइम दिखे. अब सवाल ये है, टाइम पर रहने के लिए वॉच पहनना जरूरी है? भाई टाइम ही देखना है, घड़ी लगाना जरूरी, वो भी एक पौवा घड़ी आ रहा है, हाथ भी ऐसे ऐसे करने लगता है. इतना कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? टाई आप पहन के यहाँ तक फंस गया, गला फंसा हुआ है. अरे बिंदास रहो यार. टाई पहन के फंस गए. कपड़ा इंपॉर्टेंट है या हम इंपॉर्टेंट है? अच्छा, इंडस्ट्री कल्चर क्या? कई लोग कहते हैं एक ही कपड़ा पहन के रोज जाते हैं. सबने कहा यही तो मुंह है, कौन कौन सा रोज बदल के जाऊं मैं, बताओ. है मुंह तो एक ही है ना. अपने को कहां बदलूं दोस्तों? कपड़े तो रोज बदल रहे हैं. पूंजीवाद ने वायरस फैला दिया है. इसलिए इट इज रीफ्यूडलाइजेशन ऑफ पब्लिक कल्चर. या नवा सामंतवाद नए रूप में आ गया और हमें लगा कि हम लोकतांत्रिक हैं. फ्यूडलिज्म एंड डेमोक्रेसी स्टैंड अपोजिट टू ईच अदर. देखिए, शब्दों के खिलाड़ी आपको होना चाहिए. अगर शब्द की समझने की क्षमता आप में है तो आप बहुत कम पढ़ के बहुत अच्छा करेंगे. इसे कभी भी रटने का प्रयास मत करिए. जीएस हो, विषय हो. जब एक बार आपके सामने फ्यूडलाइजेशन, आप कहेंगे डेमोक्रेसी एंड फ्यूडलाइजेशन, ये कैसे हो सकता है?
अजीब सी बात है। इसे डेमोक्रेसी में क्या होता है, समानता होती है, सामंतवाद नहीं होता है। लेकिन पूंजीवाद ने क्या कहा, रीफ्यूडलाइजेशन, अंतिम पॉइंट। ठीक है, सारे जो की टर्म हमने यूज किए थे कल, उसके मतलब बता दिए हमने। लास्ट पॉइंट, पूंजीवादी पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा सामंतवाद को नए रूप में स्थापित कर दिया गया। कैपिटलिस्ट सिस्टम प्रमोटेड रीफ्यूडलाइजेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर। इसने सामंतवादी व्यवस्था को नए रूप में स्थापित कर दिया। अच्छा, एक बात देखिए, सामंतवादी क्या है, ये प्रवृत्ति, मैं बड़ा हूं, कोई छोटा है, मैं बड़ा हूं, ये हायरार्की है, अधिक्रमता है। पूंजीवाद ने पैदा नहीं कर दिया। आप किसी को देखते हैं, यार इसका ब्रांडेड कपड़ा नहीं है, छोटा आदमी, छोटा आदमी। अरे घड़ी बड़ी वाले पे, छोटा आदमी। आईफोन नहीं है, छोटा आदमी। जूता कोई ब्रांडेड, छोटा आदमी। बड़ा आदमी कौन है? कार बहुत बड़ी है, भले ही स्मगलिंग से खरीदा हुआ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कार बहुत बड़ी है या भले ही लोगों का शोषण कर, मतलब उससे मैटर नहीं है। जूते अच्छे होने चाहिए। और इसलिए आज के समाज में ज्यादातर लोग ठगे जा रहे हैं। और आप देखें आजकल समाज, एक बात तो मैं, कार आपके पास बहुत बड़ी होने, बारे पूरी लोन से ही चलते हो। बैंक कौन देखने जा रहा है? कार के लोग देखने जा रहे हैं। इसे कपड़ा अच्छा होना चाहिए, और मतलब घर ऐसा एकदम, घर ऐसा हाईटेक रखिए जिससे कोई आदमी बुलाइए उसको इम्प्रेस हो जाए। यह है रीफ्यूडलाइजेशन। सवाल यह है, हम अपने आप को महान क्यों बनाते हैं? दूसरों को छोटा दिखाने के लिए। और दूसरे को छोटा समझना ही सामंतवादी प्रवृत्ति है। पूंजीवाद ने सामंतवाद को हटाया, पैदा कर दिया। और अब बताइए, सामंतवाद लोकतंत्र साथ साथ चलेंगे या खत्म हो जाएंगे? दोस्तों, अभी तक तो हमें यही बताया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया, फ्यूडलिज्म हैज गॉन अवे ड्यू टू अराइवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी। उदारवाद ने सामंतवाद खत्म कर दिया, उदारवाद ने सामंतवाद को पैदा कर दिया। हैबरमास कुछ और ही बात कर रहे हैं। अब बताइए, यहां लोकतंत्र कैसा होगा? ये समस्या है। एक एक पॉइंट हमने लिख दिया। लेकिन दूसरा, आप कहेंगे यार अभी भी समझ में नहीं आया कि परिचर्चा का मतलब क्या होता है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि व्हाट मीन डिलिबरेशन, डायलॉग एंड कम्युनिकेशन। इसलिए हैबरमास ने कहा भी कम्युनिकेटिव एक्शन, कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो डिलिबरेशन, डायलॉग और हैबरमास की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें। अच्छा, ये बात आपको याद दिला दें, अगर वो डिलिबरेट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उन देशों में संविधान का शासन तो पहले से, इसको बताने की आवश्यकता नहीं, कॉन्टेक्स्ट में बता रखा है। क्योंकि डिलिबरेट डेमोक्रेसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उदारवादी लोकतंत्र ही है। जो यानी जहां पे हैबरमास जहां बात कर रहे हैं, जिन देशों में कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, है। अच्छा, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है या नहीं है, इलेक्शन कमीशन से लेकर पॉलिटिकल पार्टी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब है। यानी जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो आप ध्यान दीजिए। और ये गवर्नमेंट अपने आप को क्या कहती है? इलेक्टेड गवर्नमेंट है। इलेक्टेड गवर्नमेंट काम कर रही है, मेजॉरिटी से, या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। इट्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजॉरिटी, वोट सेंट्रिक है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहे हैं। ये बात को कल भी बताए थे, फिर याद दिला दे। तो जब हम डिलिबरेट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, इसका ये मत मान लीजिए डिलिबरेशन में क्या एक ही बात हो सकती है क्या? चर्चा चर्चा नहीं, नहीं, आगे वाकई डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशंस तो पहले से इंटैक्ट है, लोकतंत्र की संस्थाएं तो पहले से हैं वहां पे। लेकिन हैबरमास जैसे लोगों ने क्या कहा, लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम कहां प्रॉब्लम करता है? दैट इज ए कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा है।
डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है। इसलिए अब देखिए डिस्कशन डायलॉग किस कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, तो डिलिबरेट डेमोक्रेसी कॉन्टेक्स्ट में ये बातें अंडरस्टूड है कि नहीं है? ये तो मानते ही हैं, पार्लियामेंट होगा, डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, ये सब मानते हैं। लेकिन डिलिबरेशन डायलॉग का मतलब क्या होता है? पहला, हैबरमास ने क्या कहा? हैबरमास ने से कहा कम्युनिकेटिव एक्शन। फॉर हैबरमास इट इज अ कम्युनिकेटिव एक्शन। इट इज अ कम्युनिकेटिव एक्शन, ये संचार क्रिया है, संवाद क्रिया है। और कम्युनिकेटिव एक्शन, इसी बात को जेम्स फिस्किन ने और अच्छे से स्पष्ट कर दिया। जेम्स फिस्किन ने कहा कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? संचार, डिलिबरेशन, डायलॉग। व्हाट डज इट मीन बाय कम्युनिकेशन, इवन डायलॉग, डिस्कशन? तो उनका पहला होता है इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आप डायलॉग एंड डिस्कशन डिबेट करेंगे तो पहला क्या शर्त है? आपके पास सूचना होनी चाहिए। पहले आपके पास सूचना होनी चाहिए, तभी तो डिस्कशन करेंगे। दूसरा, सब्सटेंटिव बैलेंस होना चाहिए। समाज में एक संतुलन होना चाहिए। साम्यावस्था के लिए संतुलन होना चाहिए। एक बात याद रखिए, अच्छा समाज में संतुलन कब बिगड़ता है, कब बनता है? समाज में कुछ लोग अमीर हो जाएं, कुछ गरीब हो जाएं, दिस इज साइन ऑफ इम्बैलेंस सोसाइटी। भाई समाज में कुछ बड़े अमीर हो जाएं, बड़े गरीब हो जाएं तो इम्बैलेंस सोसाइटी है। सबस्टेंटिव बैलेंस। और याद रखिए, कैपिटलिज्म बैलेंस को बिगाड़ता है, बनाता है? कैपिटलिज्म इवन इज अ हार्मफुल फॉर बैलेंस। और इसलिए सामंतवाद विषमतामूलक समाज था, तो बैलेंस कभी था ही नहीं। अब आप पता चला है कोई उद्योगपति है, कोई सामान्य व्यक्ति है, कोई बेरोजगार है, कोई बड़ा अमीर है, तो बिल गेट्स और कर्मचारियों के बीच आप कहेंगे चलो संवाद करते हैं, बेकार की बात है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशंस में हो नहीं पाएगा। तीसरी बात आप देखेंगे क्या होना चाहिए? डाइवर्सिटी, विविधता। चौथा, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए। और अगला, इक्वल कंसिडरेशन। सभी मत को समान महत्व दिया जाए, सभी विचारों को हम समान महत्व दें। और निर्णय कंसेंसस से लिया जाए। निर्णय आम सहमति से लिया जाए। अब एक बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे, व्हाई डिलिब्रेशन का मतलब क्या होता है। एक बात आपको याद दिला दें, जितने भी हैबरमास है, नव मार्क्सवादी हैं, वो सभी मानते हैं कि मानव उपभोक्ता नहीं है, नैतिक है, तार्किक है। अच्छा, जब हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग इज कंज्यूमर, और जब कहते हैं ह्यूमन बीइंग इज मॉरल, दोनों बातों में फर्क आ जाती है। आपको याद होगा कि जो कल हमने आपको बताया था, लोकतंत्र को जिन लोगों ने बाजार के आधार पे माना था, उनके लिए ह्यूमन बीइंग इज इन फैक्ट कंज्यूमर। कंज्यूमर केवल अपनी भलाई देखता है, नैतिक व्यक्ति समाज की भलाई देखता है। जब हमने कह दिया ह्यूमन बीइंग और मॉरल, जब हमने कह दिया कि ये नैतिक है, नैतिक का मतलब है
हमारा केवल अपने ही काम से मतलब नहीं है, हमें ये भी चिंता है कि समाज में सबकी भलाई हो जानी चाहिए, समाज में सबका उत्थान होना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो डिलिब्रेशन डायलॉग करने वाला व्यक्ति कंज्यूमर होगा फिर तो अपनी ही बात करेगा। और एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री क्या है? मीडिया इंडस्ट्री का सबसे अच्छा तरीका। और मीडिया ने क्या किया? मीडिया में कभी भी आप देखेंगे ये डायलॉग नहीं होता। क्यों? मीडिया में एक तो इंफॉर्मेशन, जो लोग बैठे हैं उनको इंफॉर्मेशन है या नहीं है, पहला सबस्टेंटिव बैलेंस नहीं है, क्योंकि एक आदमी बोलता है सब सुनते हैं। मीडिया में डिस्कशन एक तरफा होता है, जैसे मन की बात। मन की बात इज नॉट ए बेटर फॉर्म ऑफ डिलिब्रेशन डिस्कशन। मन की बात क्या है? मुझे अपनी बात बतानी है और मैंने बात बोल दी। इनफैक्ट क्लासरूम इज नॉट ए बेटर फोरम ऑफ डिबेट, डायलॉग एंड डिस्कशन। क्लासरूम में तो एक ही तरफ से बात चलती है, बैलेंस नहीं है यहाँ पे। क्योंकि आपने मान लिया कि हमें पढ़ना है और जल्दी जल्दी सिलेबस पूरा करना है, टीचर हमें तो इसी बात से, हमें बस समय से सिलेबस पूरा हो जाए। कई लोग तो इसी बात पे लगे रहते हैं, सर बस सिलेबस पूरा कर दीजिए। हमने कहा सिलेबस जब कहो तब पूरा कर दें। बस सिलेबस पूरा करने में पढ़ाने में फर्क हो जाता है। पढ़ाने में मन करता है थोड़ा सा और भी बता दें, सिलेबस को मतलब डेडलाइन देखें भाई इसी डेट में खत्म करना है, तो हड़बड़ी सी कर दें। डाइवर्सिटी, एक बात याद रखिए, ओपिनियन डिस्कशन तब होगा। डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग विचारों के लोगों को लीजिए। अब आजकल मीडिया वाले क्या करते हैं, जब जी टीवी को देखेंगे वो हर राइटिस्ट विंग के लोगों को बुलाएगा। जी टीवी को देख लीजिए, आप बीजेपी के भक्त हो जाएंगे, और एनडी टीवी को देख लेंगे तो बीजेपी के विरोधी हो जाएंगे। दोनों का डिस्कशन ठीक नहीं है। इट्स ए लैकिंग ऑफ डाइवर्सिटी। अगर मैं 3 तलाक के मुद्दे पर डिस्कशन करूं, या मैं कहूं कि भारत में सबरीमाला के मंदिर पर मैं कोई बात डिस्कशन करना चाहूँ, महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो वो डिलिबरेट कब होगा, डिलिब्रेशन कब होगा, डिस्कशन कब होगा, डायलॉग कब होगा? जब सबरीमाला के मंदिर के बारे में मैं उसके पुजारी को ही बुलाऊं, महिलाओं को ही बुलाऊं, हिंदू धर्मावलंबियों को बुलाऊं, अन्य धर्मावलंबियों को बुलाऊं, उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाऊं, उसके बाद जहां मंदिर है उसके आसपास लोगों को बुलाऊं। दैट इज ए डाइवर्सिटी। और सच पूछे समाज में तो डाइवर्सिटी ही होती है। अगर 3 तलाक के बारे में डिस्कशन करना है तो उसमें मुस्लिम महिलाओं को ही मैं बुलाऊं, हिंदू महिलाओं को बुलाऊं, मुस्लिम मौलवी को बुलाऊं, हिंदू के पुजारियों को बुला दूं, बाकी कुछ वकील, पढ़े लिखे लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, तब सही डिस्कशन होगा। आप मीडिया में जाने वाले पैनल्स को आप देखिए, मीडिया में जाने वाले पैनल्स क्या हैं? एक मीडिया का चैनल है, वो अपने ही लोगों को बुला लेगा और आपको लगेगा हाँ यार यही ओपिनियन है। नो नो, दैट्स नॉट ओपिनियन। ये क्या है? फेम्ड ओपिनियन है। और आपको लगता नहीं रैली में क्या होता है? एक आदमी बोल रहा है रैली में, मोदी बोल रहे हैं, पूरी जय जयकार हो रहा है, भाषण देके चले गए। ये डिलिब्रेशन है, डिस्कशन है, डायलॉग है? नहीं। और जरा सोच के देखिए, समाज में डाइवर्सिटी ही होती है भाषा के मुद्दे पर, कोई पॉलिसी पर, इकोनॉमिक पॉलिसी पे। पूंजीवाद ने वो खत्म कर दिया। पूंजीवाद ने क्या कहा? नहीं भाई हर बच्चे को जॉनसन जॉनसन चाहिए। लो, डाइवर्सिटी कहाँ है? हर बच्चे को जॉनसन जॉनसन चाहिए, और हर व्यक्ति पुलवामा अटैक में राष्ट्रवाद की भावना है उसकी। जो पुलवामा अटैक का विरोधी होगा उसमें राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं है। और हिंदुस्तान मैच हार गया तो हर व्यक्ति ने कहा बहुत खराब हुआ। अरे कोई ये भी कहते ठीक है, गेम था, इट्स पार्ट ऑफ गेम, होता है। अब इसमें विकेट बल्ला तोड़ने की आवश्यकता है। कोई ने कहा धोनी खराब है, किसी ने कहा विराट कहीं और चक्कर में फंस गए थे। कमाल की बात है, इतना मैच जिताया तो नहीं, एक मैच हार गए तो आसमान। दिस इमोशनल, बी रेशनल। और सवाल है, अच्छा मैच के बारे में डिस्कशन करेंगे तो विराट कोहली को भी बैठा लो, हम उनके बारे में जजमेंट कर रहे हैं। विराट कोहली कहां थे उसके पहले? ले लो। धोनी बेचारा मतलब ही इज ग्रेट पर्सन। अच्छा, इक्वल कंसिडरेशन, जो बात बहुमत कहेगा वो सही है, एक व्यक्ति भी सही हो सकता है, एक व्यक्ति भी। हमें बहुमत का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एक व्यक्ति भी। लेकिन सवाल ये है,
और कंसेंसस बहुमत होगा, आम सहमति, क्या होगा? आम सहमति होगा। फिर ऐसे अब देखिए ये परिचर्चा होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ क्या डेमोक्रेसी में ये कहीं परिचर्चा है? वोटिंग परसेंटेज नीचे गिरता जा रहा है। अब जरा डेमोक्रेसी का हल देखिए, 100 लोग वोटर हैं, 50 वोट करते हैं। व्हाट इज हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज इंडिया? इज अबाउट 60। और उस हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज में भी जो 20 से 30% वोट पा जाए वो चुनाव जीत जाए। और चुनाव जीतने वाला कौन, वो हम नहीं जानते। मुद्दा क्या है ये हम नहीं जानते, हमारे विचार क्या है ये नहीं जानते। गए बटन दबा के चले आए। और कई लोग तो बटन भी कंफ्यूजन, इस बार तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए। हाथी का वोटर कंफ्यूज हो गया, कहाँ दबाए गए, दबाने का गए तो साइकिल है। उसने कहा साइकिल हाथी पे चढ़ गई है, तुम साइकिल मारो। उसने कहा साइकिल में मार ही नहीं सकता। अब देखिए दोस्तों, यही डेमोक्रेसी है। अरे जो दलितों का मुद्दा था किसी ने पूछा ही नहीं, भाई तुम्हारा मुद्दा क्या है? और बहन जी और भैया जी मिल गए। आम लोगों से कब पूछा जाएगा दोस्तों? ये बताए, पहले तो डिस्कशन होना चाहिए। बहन जी को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाना चाहिए था, भैया जी को मिले कि न मिले। और पता चला भैया भौजी ने मिलकर निर्णय कर लिया, आम कार्यकर्ता ने कहा भाई ये क्या हो गया? और अब फिर कह रहे अब हम साथ साथ, अब तलाक, अब अलग। यार ये क्या है यार? और मोदी मिल गए महबूबा से, किससे पूछा था? और फिर कहा महबूबा बाय बाय बाय, किससे पूछा था? आप कौन है दोस्तों? जनार्दन है? जनार्दन है? गलतफहमी दूर कर दीजिए, कुछ नहीं है आप। अब बताइए डेमोक्रेसी में कम्युनिकेटिव एक्शन कहाँ हो रहा है? यही कम्युनिकेटिव एक्शन है। आपके सामने कोई खड़ा हो, आप उससे बात कहिए, असहमति, संवाद, चर्चा, उसके बाद जो निर्णय होगा, मतदान उसके बाद होगा। अब क्या हो गया है? ये सब खत्म। क्या हो गया? केवल मतदान। अच्छा, ये इंडिया में क्या लागू किया जा सकता है? क्या लागू हो सकता है क्या दोस्तों? इंडिया में इसका मतलब ये है कि आप अगर अब इसी में एक एक लाइन लिख देंगे सारी चीजें हो जाएगी। इंडिया में बांदा में चुनाव हो रहा था, एक डाकू का गिरोह था, ठोकिया। ठोकिया गिरोह की मां चुनाव में खड़ी हो गई और उसका चुनाव चिन्ह था टर्मरिक, हल्दी। तो उसने पूरे गांव के लोगों को चुनाव चिन्ह भेज दिया कि भाई देख लेना, इसी को वोट करना है, और अगर मेरी मां नहीं जीती इसको रख लेना, बाद में काम आएगा। और पता चला उसकी मां हार गई। पूरा गांव डर के मारा खाली हो गया, क्योंकि पता चला कि अब हल्दी लगाने का समय आ गया है। हल्दी, ये तो डेमोक्रेसी है, बिकॉज टर्मरिक इज एंटीसेप्टिक। अब बताइए हम कैसे सही बात बोले दोस्तों? हम क्या करते हैं, जो भी चुनाव का प्रत्याशी आता है वह हमें वोट दे, हम आपको ही वोट देंगे, देते नहीं। लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिए। इन सब के बारे में तो एक लाइन आप लिख ही लेंगे भाई, एक ही लाइन तो लिखना है, उससे ज्यादा लिखने का हमारे पास स्पेस ही नहीं होता भाई। 150 शब्द में कितनी बातें आप लिख लेंगे? अब खुद ही आप देख लीजिए। पहला पॉइंट, बट डिलिबरेट डेमोक्रेसी आएगा तो पहला तो लिबरल डेमोक्रेसी खामियां लिखेंगे, फिर हैबरमास का विचार, फिर डिलिबरेशन, इतने में कितना शब्द आ जाएगा? विस्तार तो कर ही नहीं पाएंगे। अगला लिख लीजिए। जोशुआ कोहेन ने भी ये माना कि परिचर्चा और संवाद, डिलिबरेशन एंड डायलॉग, परिचर्चा और संवाद ही लोकतंत्र का मूल आधार है। जिस प्रकार हैबरमास ने कहा था
हेबरमास ने कहा था कि परिचर्चा में शामिल व्यक्ति the individual who is participating in the deliberation or discussion, परिचर्चा में शामिल व्यक्ति परिचर्चा में शामिल व्यक्ति नैतिक होगा, तार्किक होगा. Individual who is participating in debate and discussion and dialogue should be moral, rational. परिचर्चा में शामिल व्यक्ति नैतिक होगा, तार्किक होगा. नैतिक होगा, तार्किक होगा. इसलिए परिचर्चा का उद्देश्य सामुदायिक हित है. द पर्पज ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट इज द वेलबीइंग ऑफ द एंटायर कम्युनिटी. इसे परिचर्चा का उद्देश्य सामुदायिक हित है. द पर्पज ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट इज द वेलबीइंग ऑफ एंटायर कम्युनिटी. तो परिचर्चा का मूल उद्देश्य क्या है? सामुदायिक है, समूचे समाज की भलाई है. दैट इज ए पॉइंट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन ऑफ. तो कम्युनिकेशन एक्शन का मतलब कम्युनिकेटिव एक्शन. एक्शन का मतलब है जहां पे समाज की भलाई के लिए काम किया जाए, समुदाय की भलाई हो, चर्चा की जाए. जॉन सिस्कर ने ही बात कही, जोशुआ कोहेन ने ही बात कही कि लोकतंत्र में जब परिचर्चा होगी, और परिचर्चा कहाँ होनी, चाय से लेकर संसद तक. लेकिन आप याद रखिए, परिचर्चा सही तब होती जब एजेंडा मीडिया हाउस तय न करे, एजेंडा आम जनता तय करे. तो चुनाव में अब देखिए, बालाकोट आम जनता का मुद्दा था, कुछ और था. एजेंडा किसने सेट कर दिया? नरेटिव इज सेट बाय मीडिया. दैट इज अ प्रॉब्लम. दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी. इसे बात एक ही है, शासन जन केंद्रित होना चाहिए या सरकार केंद्रित? शासन कैसा होना चाहिए? इट शुड नॉट बी द गवर्नमेंट सेंट्रिक, इट शुड बी द पीपल सेंट्रिक. और हो कहां गया है? सरकार केंद्रित. मूल मर्म यहीं पे आता है. यही है परिचर्चात्मक लोकतंत्र. यदि उसकी खामी क्या है, ड्रॉबैक क्या है? पहला, व्हाट द ड्रॉबैक? खामी जो पहला है, कि वर्तमान समाजों में परिचर्चा के मूल क्षेत्र क्या होंगे? इसका उल्लेख नहीं किया गया है. It is never pointed out that what is the basic sphere of debate, dialogue and discussion. Then what kind of public sphere is? परिचर्चा के लिए डिबेट होगा, डायलॉग होगा, डिस्कशन होगा, उसके लिए आखिर में सार्वजनिक क्षेत्र है कहाँ? यही तो मुद्दा नहीं है. भाई अब बताइए, हम कहाँ बैठ के परिचर्चा करेंगे? परिचर्चा कहाँ बैठ करें, कहाँ से कौन सा स्पेस है? वो सब विश्वविद्यालय में करें कि बाकी कहाँ करें? दूसरा पॉइंट, लोकतंत्र में आम सहमति से निर्णय लेना, डिसीजन बाय कंसेंसस इन डेमोक्रेसी. लोकतंत्र में आम सहमति से निर्णय लेना अत्यधिक कठिन है.
लोकतंत्र में आम निर्णय से, आम सहमत से निर्णय लेना अत्यधिक कठिन है। इवन एनी डिसीजन विच शुड बी बाय कंसेंसस इज हाईली डिबेटेबल। अब जरा सोच के देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज ब्रेक्जिट। एक बार तो आपने वोट करा लिया भाई, हाँ परिचर्चा तो नहीं हुई, लेकिन जब भी आप परिचर्चा करेंगे तो डाइवर्सिटी, देयर इज डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। इसे ये सब बातें देख रहे हैं, बड़ी अच्छी लगती है, परिचर्चा होगा, संवाद होगा, सब चीज होगा। ये सवाल है परिचर्चा संवाद से आप अंतिम निर्णय पर कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि डेमोक्रेसी की फिलॉसफी है कि हर व्यक्ति की आजादी इंपॉर्टेंट है। जब हर व्यक्ति की आजादी इंपॉर्टेंट है तो किसी की राय को आप पीछे कैसे कर सकते हैं? तो निर्णय लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितने नैरो मार्जिन से डिसीजन है ब्रिटेन में। तो कभी ब्रेक्जिट के बारे में आप आम सहमत निर्णय बना सकते हैं, हाँ या ना? कभी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल एक आध व्यवहारिक आप लिख दीजिए, एक व्यवहारिक एग्जाम्पल एक आध रहेगा, ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। ये परिचर्चात्मक लोकतंत्र। लेकिन आप देखेंगे अच्छाई तो निश्चित तौर पर है। तो लोकतंत्र को कुछ लोगों ने कहा बाजारवादी मॉडल है, कुछ लोगों ने कहा चुनावी मॉडल है। तो लोकतंत्र बाजारवादी मॉडल है, चुनावी मॉडल है, या जनता की भलाई का मॉडल है? जनता की भलाई। तो दे हैव रीडिफाइंड द डेमोक्रेसी। अगला आगे बढ़े। इसको हटा दें सर, या इसको क्या लाइन लिखवाना है? मैंने भाई इन्फॉर्मेशन सीधा सूचना होनी चाहिए, समाज में विषमता नहीं होनी चाहिए, समाज में विविधता का सम्मान होना चाहिए, हर मत दृष्टिकोण है, सभी के महत्व समान है, सभी की मत समान है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, हम सहमत से निर्णय लिया जाए। यही तो है बात, सीधी सी। अब अगला, लोकतंत्र का अंतिम सिद्धांत, पार्टिसिपेटिव थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र अगला मॉडल, पार्टिसिपेटिव थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी। और आप एग्जाम में देखेंगे एक बार सीधा ये पूछा गया था कि व्हाट इज द डिलिबरेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर आप देखिए, अगर ऐसा सवाल है और आपने सही उत्तर लिख दिया तो साइंस जैसा छोटे छोटे जब से प्रश्न पूछे, इनका फायदा ही है, साइंस ही जैसा नंबर मिलेगा आपको। जितने प्रश्न छोटे छोटे होंगे स्कोर उतना अच्छा होता है, बड़े प्रश्न में स्कोर उतना अच्छा नहीं होता। तो अगला है, व्हाट इज द पार्टिसिपेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। तो फिर आपको याद दिला दें, कॉन्टेक्स्ट यही है, कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल यही है। इसका मतलब पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का मूल कॉन्टेक्स्ट है, फिर वही कि पहला कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस बात को फिर याद दिला दें आपको, जैसे हमने डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी की बात की थी। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी ऑल्सो केम इन 1970s ऑनवर्ड्स। 1970 के दशक के बाद ये पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का विचार आया, जिसका कॉन्टेक्स्ट दो है। पहला, ऑन द वन हैंड देयर वाज अ लिबरल डेमोक्रेसी। उदारवादी देशों में कौन सा लोकतंत्र लगा था? पूंजीवादी देशों में कौन सी डेमोक्रेसी थी? उदारवादी, लिबरल डेमोक्रेसी। और लिबरल डेमोक्रेसी क्या खामी थी? कल भी मैंने आपको बताया था, बिकॉज लिबरल डेमोक्रेसी वॉज ऑपरेटिंग विद द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ चल रही थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी इसमें। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लिबरल डेमोक्रेसी की बार बार पॉइंट आउट किया गया कि नहीं, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। दूसरा साम्यवादी यानी पीपुल्स डेमोक्रेसी में क्या प्रॉब्लम थी? दूसरी तरफ कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी। यदि कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग नहीं होता, इंस्टीड पीपुल्स डेमोक्रेसी।